जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है बच्चों उनके बारे में जानेंगे। राइट बच्चों, थर्मल पावर प्लांट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और बच्चों इसको हमने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यह है पार्ट 1 और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है बच्चों से शुरू करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात बच्चों, ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए भाई। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बच्चों जो एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है यानी कि जो परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है बच्चों, वो किसी एक संगठन द्वारा नहीं बनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए अलग अलग संगठन काम करते हैं बच्चों। ये सामने आप देख सकते हैं बच्चों। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए बच्चों सबसे ऊपर सबसे टॉप पे जो रहता है बच्चों, वो रहता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिसके हेड होते हैं बच्चों प्रधानमंत्री, पीएम क्या होते हैं बच्चों, जो एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसके हेड होते हैं। उसके बाद बच्चों एक होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी है ना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भी होता है एक। ठीक है, उसके अंडर बच्चों काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके अंडर कौन काम करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और उसके अंदर भी उसके अंडर जो हैं 6 होते हैं बच्चों R&D ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, 5 होती हैं बच्चों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि 5 सरकारी कंपनियां होती हैं। 3 होती हैं बच्चों इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। ठीक है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जो इंडस्ट्रीज का जो है सामान जो मुहैया करवाती हैं। और 10 होती हैं बच्चों एडेड इंस्टीट्यूशंस। एडेड इंस्टीट्यूशन मतलब हैं ये प्राइवेट कंपनीज, लेकिन ये भारत सरकार के साथ क्या करती हैं? मिलकर काम करती हैं। इंस्टीट्यूशंस अलग अलग संगठन है जो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप देखिए परमाणु ऊर्जा इतनी आसानी से नहीं बनती है बच्चों, है ना। उसको बनाने के लिए पूरी एक टीम जो है काम करती है। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे ऊपर आएगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसके बाद आएगा बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके अंडर बच्चों क्या है? 6 R&D और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 5 PSUs हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी कंपनियां हैं, 3 इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैं। राइट, उसके बाद बच्चों 10 क्या है? एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे R&D ऑर्गेनाइजेशंस। ये 6 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और बाकी के जो कंपनीज हैं इन सब के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक आपको एक डायग्राम से ये पता चल गया होगा कि हाँ भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों, अच्छा R&D ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं बच्चों? बार्क है, IGCAR है, RRCAT है, VECC है, AMD है, GCNEP है। क्या है ये सब? तो अभी हम इन सबको देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चों R&D ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, सबसे पहला उसका नाम है बच्चों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों बार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा आप सब लोग नाम जानते ही होंगे। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में जो है बच्चों। राइट, इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, ये इनका लोगो है बच्चों, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, ये इनकी टैगलाइन भी है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई की, तो बेसिकली इनका मकसद क्या है? टू इंटेंसिफाई द एफर्ट टू एक्सप्लॉइट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन। बेसिकली इनका मकसद क्या है कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा बनाना है, किसके लिए? राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। राइट, डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा जो थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, ट्रॉम्बे में। क्या बनाया था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। बच्चों जिसको हम आज के टाइम में ये कह रहे हैं ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इसका पुराना नाम क्या था बच्चों? तो इस संगठन का जो पुराना नाम था बच्चों, पुराना नाम क्या था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। राइट, AEET कहां पर है? ट्रॉम्बे में है बच्चों। राइट, और इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1954 में की गई थी। और फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम एसेंशियल फॉर द एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। बेसिकली इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ताकि जो है परमाणु ऊर्जा, ये जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, परमाणु ऊर्जा का जो प्रोग्राम है, इसके ऊपर हम और अच्छे से काम कर सके। लेकिन बच्चों जब 1966 में जो होमी जहांगीर भाभा थे, जब उनकी डेथ हुई 1966 में, तो ये जो AEET था यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट जो था बच्चों, इसका नाम बदल दिया गया। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों बार्क। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पुराना नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। राइट, और आज के टाइम में इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो बार्क कहा जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। राइट बच्चों, ये बच्चों सारे पॉइंट्स हिंदी में आगे कि राष्ट्र के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने के लिए डॉक्टर भाभा ने भारत के
महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे की स्थापना की थी। राइट, 1966 में भाभा के निधन के बाद एईटी का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कर दिया गया था। राइट, यही सारे पॉइंट्स बच्चों हिंदी में आ गए। उसके बाद बच्चों, अब बच्चों बार्क ने क्या किया है, बार्क ने रिसर्च रिएक्टर्स बनाए हुए हैं, रिसर्च रिएक्टर्स, ठीक है, रिएक्टर्स, रिसर्च रिएक्टर बनाए हुए हैं। उन सब के बारे में बच्चों अपने को एक एक करके जानना है। रिसर्च रिएक्टर क्वेश्चन आता है कि भैया भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, ठीक है, और परमाणु रिएक्टर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो परमाणु रिएक्टर्स यानी कि जो एटॉमिक जो रिएक्टर्स हैं, रिसर्च जो रिएक्टर्स हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों अप्सरा। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, अप्सरा। कहता है इज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन एशिया। इंडिया का तो क्या, एशिया का, एशिया का ये पहला परमाणु रिएक्टर है बच्चों। क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा, तो जवाब क्या हो जाएगा जी, अप्सरा। राइट, उसके बाद इट वाज ए पूल टाइप रिएक्टर ऑफ 1 मेगावाट पावर विद ए हाईली इनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल 4.5 kg इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। क्या कहता है कि भैया इसकी क्षमता कितनी थी, 1 मेगावाट इसकी क्षमता थी, और इसके अंदर जो है किसका प्रयोग होता था, फ्यूल के रूप में, तो यूरेनियम का यूज होता था। मोस्टली जो रिएक्टर है ना बच्चों, मोस्टली जो रिएक्टर्स हैं उनके अंदर यूरेनियम का ही यूज होता है। मोस्टली जो है रिएक्टर उनके अंदर यूरेनियम का ही यूज होता है। राइट, उसके बाद अप्सरा वाज परमानेंटली शट डाउन इन 2010। 2010 में ये जो अप्सरा रिएक्टर था बच्चों, इसको क्या कर दिया गया, परमानेंटली बंद कर दिया गया है। द रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ दिस रिएक्टर हैज बीन नेम्ड एज अप्सरा अपग्रेडेड। यानी कि क्या कह रहा है कि भैया अब अप्सरा 2010 में बंद हो गया, उसके बाद जो है अप्सरा का अपग्रेडेड वर्जन लाया गया। आप लोग फोन को अपडेट करते रहते हो ना, कहता कि फोन को अपडेट करो, वही तो अप्सरा का एक अपडेटेड वर्जन है जिसको कहा गया अप्सरा अपग्रेडेड, अप्सरा यू आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो हैज डबल कैपेसिटी कंपेयर टू ओल्ड वन, और इसकी जो अब क्षमता है वो पुराने वाले से क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो जवाब क्या होगा बच्चों, अप्सरा। और अब उसका नाम बदलकर क्या कर देगा, अप्सरा अपग्रेडेड, क्योंकि 2010 में पुराने वाला अप्सरा बंद हो गया था, नया लाया गया इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कौन सा है, साइरस। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, साइरस। साइरस क्या कहता है, सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर टू बी बिल्ट इन इंडिया। ये भारत का दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है बच्चों जो भारत में ही बना है। राइट, इट वाज गिवन टू इंडिया बाय कनाडा इन 1954 बट वाज कमीशन इन 1966। अब बच्चों ये बना इंडिया में है, लेकिन इसका जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ठीक है, जो भी इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो बच्चों हमको कनाडा ने दी थी। कब दी थी, 1954 में। ठीक है, 1954 ने कनाडा ने हमको दी, और बच्चों इसने काम करना शुरू कब कर दिया था, 1960 में, 1960 में। राइट बच्चों, इसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, तो 40 मेगावाट इसकी क्षमता है, 40 मेगावाट इसकी क्षमता है। इट यूज हैवी वाटर सप्लाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अंदर बच्चों किसका यूज किया जाता है, हैवी वाटर का यूज किया जाता है, D2O ड्यूटेनियम ऑक्साइड। ये कई बार क्वेश्चन साइंस में पूछ लिया जाता है कि हैवी वाटर का फॉर्मूला बताइए, D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड। इसको जो है एज ए फ्यूल जो है यूज किया जाता है, और यह हमें कहां से मिलता है बच्चों, तो यह हमें मिलता है बच्चों यूएसए से। किससे मिलता है, यूएसए से मिलता है। तो दूसरा परमाणु रिएक्टर ध्यान में रखिएगा, साइरस। राइट, नेक्स्ट है बच्चों जर्लीना। अगला कौन सा है बच्चों, जर्लीना। नेक्स्ट कौन सा है, जर्लीना वाज इंडिया थर्ड रिसर्च रिएक्टर। भारत का तीसरा जो है ये रिसर्च रिएक्टर है। राइट, इट वाज इंडिजिनियसली बिल्ट बट यूज्ड यूएसए सप्लाइड हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट। क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि भैया ये जो जर्लीना जो है ना, जर्लीना जो रिएक्टर है, ये बेसिकली जो है बना है क्या नाम है, इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया बिल्ट बट यूज्ड यूएस। ठीक है, अब इंडिया के अंदर ये इंडिया के अंदर भले ही बना जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो है मॉडरेटर और कूलेंट की तरह कौन काम करता है, तो भैया वो हैवी वाटर काम करता है, जो कि हमें यूएसए से मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, जो हैवी वाटर होता है ना बच्चों, हैवी वाटर कैसे काम करता है, तो हैवी वाटर काम करेगा मॉडरेटर और कूलेंट की तरह। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भैया जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर मॉडरेटर का काम कौन करेगा, कूलेंट का काम कौन करेगा, तो जवाब क्या होगा, हैवी वाटर। द रिएक्टर बर्न्ड नेचुरल यूरेनियम फ्यूल रोड्स टू प्रोड्यूस ए नॉमिनल पावर आउटपुट ऑफ 100 वाट्स। राइट, क्या कहता है कि भैया ये जो रिएक्टर ये क्या करता है, जो यूरेनियम होता है बच्चों उसको जलाता है, और जिसकी वजह से जो है 100 वाट तक की जो है बिजली जो है पैदा होती है, जो है ना पावर जो है जनरेट होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे जो है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे जो है बिजली बनाई जाती है। राइट, द रिएक्टर वाज डिकमीशन्ड एंड डिसमेंटल्ड इन 1983। क्या कहता है कि इस रिएक्टर को 1983 में 1983 में क्या कर दिया गया था बच्चों, डिसमेंटल कर दिया गया, यानी कि इसको बंद कर दिया गया था बच्चों। राइट, तो जर्लीना भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों ध्रुव। नेक्स्ट कौन सा बच्चों, ध्रुव। ध्रुव क्या कहता है, वाज कंसीव्ड इन द 1970s आउट ऑफ द नीड फॉर रिसर्च रिएक्टर विद हायर न्यूट्रॉन फ्लक्स
फॉर रिसर्च इन बेसिक साइंसेज इन एडिशन टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स एंड एडवांस। क्या कहता है कि ध्रुव की कल्पना 1970 के दशक में रेडियो आइसोटॉप और उन्नत की बढ़ती मांग, ठीक है, उन्नत की बढ़ती मांग के अलावा बुनियादी विज्ञान से अनुसंधान के लिए उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह के साथ एक अनुसंधान रिएक्टर की आवश्यकता से की गई थी। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि हमें थोड़ा सा और डेवलप होना पड़ेगा, राइट। हम पुराने जो रिएक्टर्स हैं उनके सारे नहीं रह सकते, हमें और अपग्रेडेड रिएक्टर्स चाहिए, राइट, जिनके अंदर बेसिकली क्या हो, जिनके अंदर बेसिकली बच्चों न्यूट्रॉन फ्लक्स का फंडा हो, राइट। तो इसीलिए जो है इसे जो है बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्रुव, ठीक है, पहला जो है न्यूट्रॉन फ्लक्स जो है हमारा क्या था, रिएक्टर था। नेक्स्ट बच्चों ये तीन आएंगे, पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड, पूर्णिमा थर्ड, है ना। पूर्णिमा फर्स्ट बच्चों 1972 में बना था, पूर्णिमा सेकंड 1984 में बना था और पूर्णिमा थर्ड 1990 में बना था बच्चों। पूर्णिमा फर्स्ट की बात करें, ये जो है बार्क द्वारा बच्चों, बार्क द्वारा बनाया हुआ क्या था, पहला एक्सपेरिमेंटल जो है फास्ट रिएक्टर था। और इसके अंदर बच्चों फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग होता था, प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम ऑक्साइड का जो है इसके अंदर फ्यूल के रूप में यूज होता था। उसके बाद आया बच्चों पूर्णिमा सेकंड, ठीक है, वाज 100 मेगावाट एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर इन बार्क अचीव क्रिटिकली ऑन मई 10 1984, ठीक है। और यानी कि जो पूर्णिमा सेकंड था वो 100 मेगावाट उसकी क्षमता थी, इसके अंदर प्लूटोनियम ऑक्साइड यूज किया जाता था और इसने जो है कब काम करना शुरू किया था, तो 10 मई 1984। नेक्स्ट आता है बच्चों पूर्णिमा थर्ड 1990 में, ठीक है। ये इसके अंदर भी जो है इसके अंदर बच्चों यूरेनियम का यूज होता था, U23, ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के जो दो थे बच्चों उनके अंदर जो है प्लूटोनियम ऑक्साइड का यूज होता था और जो पूर्णिमा थर्ड था इसके अंदर यूरेनियम का यूज होता था, ठीक है, यूरेनियम 233। तो ध्यान रखिएगा इनका सन बड़े इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा फर्स्ट 1972, पूर्णिमा सेकंड 1984 और पूर्णिमा थर्ड कब बच्चों, पूर्णिमा थर्ड आएगा 1990 में। क्लियर है बच्चों। तो रिसर्च रिएक्टर्स इन बार्क, ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी एक एक करके कि भैया कौन कौन से रिएक्टर्स हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब एक चीज यहां पर समझने वाली क्या है बच्चों, इस चीज को समझना भाई, पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड, पूर्णिमा थर्ड, इनको अलग अलग चरणों के हिसाब से बच्चों जिनको क्या किया गया, यूज किया गया। जैसे बच्चों, जैसे चरण इनका जो पहला फेज था, पूर्णिमा फर्स्ट का जो पहला फेज था, तो इसमें क्या हुआ, प्राकृतिक UO2 का उपयोग ईंधन मैट्रिक्स के रूप में, भारी पानी मॉडरेटर और शीतलक के रूप में जो है दबायुक्त भारी पानी रिएक्टर। क्या कहना चाहता है यहां पर देखिए आप, स्टेज वन में क्या किया गया बच्चों, ये जो है ना आपको बता रहा है न्यूक्लियर पावर जनरेशन, भी पावर जनरेशन कैसे होती है, इन्हीं के प्रोसेस के, इन्हीं के आधार पे बता रहा है, पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड और पूर्णिमा थर्ड के आधार पे बता रहा है आपको। तो क्या कहता है बच्चों, न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैसे होगी बच्चों, पहले स्टेज वन, यहां पर क्या होता है बच्चों, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूजिंग नेचुरल UO2 एज फ्यूल मैट्रिक्स, हैवी वाटर एज मॉडरेट एंड कूलेंट। क्या कहना चाहता है कि जब स्टेज वन पे न्यूक्लियर जो पावर जनरेशन होती है, जो परमाणु ऊर्जा जो बनाई जाती है, उसके अंदर जो है यूरेनियम का यूज होता है, ठीक है, उसके अंदर यूरेनियम का यूज होता है। लेकिन बच्चों जब हम पूर्णिमा लेकर आए तो पूर्णिमा के अंदर हमने क्या किया, प्लूटोनियम ऑक्साइड का जो है हमने यूज किया था, जिससे हमें काफी अच्छे जो है ना कह सकते हो रिजल्ट नहीं मिले, इसलिए सेकंड और थर्ड में हमने क्या किया, यूरेनियम का यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों मॉडरेटर और कूलेंट का काम कौन करेगा, तो मैंने आपको बताया हैवी वाटर, ठीक है, D2O जिसे हैवी वाटर बोलते हैं, इसका यूज वही जो USA से आता है, ठीक है। स्टेज टू में क्या किया गया, स्टेज टू में क्या किया गया भाई, हमें इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो स्टेज टू में क्या आ गया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। स्टेज टू में क्या है बच्चों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके अंदर क्या कहते हैं, इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन्वेस्ट्स द यूजेस ऑफ plutonium 239 obtained from the first stage reactor operation as the fuel core in the fast breeder reactors। देखिए अभी जो इंडिया ना बच्चों वो स्टेज वन में ही काम कर रहा है, ठीक है। स्टेज टू तक तो हम इतना भी गए नहीं है, डेवलप नहीं है, कई देश तो भैया स्टेज थर्ड तक भी चले गए हैं। अब क्या कहता है स्टेज टू के अंदर, क्या कहता है बच्चों कि जो प्लूटोनियम 239 है इसका यूज करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं। उसके बाद स्टेज थ्री की बात करें तो ब्रीडर रिएक्टर, द थर्ड फेज ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम इज ब्रीडर रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 233 फ्यूल। इंडियाज वास्ट थ्रू डिपॉजिट्स परमिट डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ 233 फ्यूल्ड ब्रीड रिएक्टर्स। क्या कहना चाहता है बच्चों, कहता है कि जो थर्ड जो स्टेज है बच्चों, यहां पर किसका प्रयोग होता है, यूरेनियम 233 का प्रयोग होता है। बेसिकली ये पूरी की पूरी क्या ना जो वर्ल्ड फॉलो कर रहा है ये वो चीज है। इंडिया में क्या फंडा है, इंडिया में जो पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड, पूर्णिमा थर्ड लाएगा उनके अंदर क्या था, प्लूटोनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर यूरेनियम, इसके अंदर भी यूरेनियम। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, कहता है कि भैया स्टार्टिंग में तो भैया पहले जो चरण के अंदर हमें क्या यूज करना होता है, जो है यूरेनियम ऑक्साइड यूज करना होता है, उसके बाद प्लूटोनियम और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, यूरेनियम। बस ये आपको ना मेन यहाँ पर जो स्टेजेस पता होने चाहिए कौन कौन से फ्यूल का यूज किया जा रहा है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, और ज्यादा डिटेल में आता नहीं है।
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। भाई आखिर परमाणु ऊर्जा बनती कैसे? देखिए बच्चों, भाई ये यूरेनियम है, ठीक है, ये यूरेनियम हमने ले लिया, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक न्यूक्लियर फेंक के मार दिया, न्यूक्लियस, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक न्यूक्लियस फेंक के मारा। जैसे हम इसके अंदर मारेंगे बच्चों, तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, इस तरह से ये हिलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ये दो हिस्सों में टूटेगा। अब यहाँ से दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, कौन कौन से, एक तो मिलेगा बच्चों क्रिप्टॉन, एक निकलेगा क्रिप्टॉन, एक निकलेगा बैरॉन, क्रिप्टॉन और बैरॉन, और साथ में निकलेगी बच्चों एनर्जी, हमें यही एनर्जी चाहिए होती है, और साथ में बच्चों इसके आगे और न्यूक्लियस निकलेंगे। अब ये न्यूक्लियस क्या करेंगे बच्चों, दोबारा से इसी को हिट करेंगे, ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, दोबारा से इसी को हिट करेंगे, फिर ये दोबारा क्या करेगा, आगे दो टुकड़ों में टूटेगा, फिर तीन और न्यूक्लियस निकल जाएंगे, फिर वो दोबारा हिट करेंगे, फिर ऐसे सेम प्रोसेस चलता रहेगा, फिर क्रिप्टॉन और बोरॉन और निकलेंगे, फिर ये दोबारा निकलेगा, फिर दोबारा हिट करेगा, यानी कि अब ये चैन रिएक्शन चलता रहेगा बच्चों। अब ये चैन रिएक्शन चलता रहेगा, यानी कि क्या किया है, यूरेनियम 235 के ऊपर हमने एक जो है न्यूक्लियस फेंक के मारा, जिसकी वजह से जो है ये अनस्टेबल हुआ, उसके बाद जो है ये क्रिप्टॉन और बैरॉन में बट गया, और साथ साथ इसने क्या किया, एनर्जी जनरेट की, हमें ये एनर्जी चाहिए। अब आप सोचेंगे सर हम इसको रोकें कैसे, अगर हम किसी तरह ये जो न्यूक्लियस हैं इनको यहीं पर रोक दें, हम इनको, इन न्यूक्लियस को, ठीक है, इस यूरेनियम से ना टकराने दें, तो भाई हमें जितनी एनर्जी चाहिए हमें वो मिल जाएगी। इसीलिए बच्चों जो न्यूक्लियस है इनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, हैवी वाटर का यूज किया जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे हैवी वाटर या मॉडरेट या कूलेंट लगा दें तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये इसे नहीं टकराएंगे। समझ रहे हो बच्चों कि जो हैवी वाटर है उसका क्या यूज होता है, बेसिकली ये है बच्चों न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि भैया जब हम यूरेनियम के ऊपर एक न्यूक्लियर फेंक के मारेंगे तो यूरेनियम के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी, जिसके कारण वो क्या होगा, दो हिस्सों में टूटेगा, क्रिप्टॉन और बैरॉन, और उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसके बाद जो ये आगे फर्दर जो है न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे, और वो न्यूक्लियस दोबारा क्या कर देंगे, इसको हिट करेंगे, हिट ना करें, जितनी हमें बिजली चाहिए, जितना हमें पावर चाहिए उतना हम बस ले लें, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके आगे मॉडरेट लगा देंगे, वो उसको रोक देंगे बच्चों। ये है बच्चों न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। ऐसा ही जो है आप ना केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ये वही चीज है बच्चों। क्लियर है इतना मुद्दा, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आपको बता दूं डॉक्टर होमी जहांगीर जो बाबा थे बच्चों, 1966 की बात है, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी एयर इंडिया के विमान में, उनका प्लेन क्रैश हो गया था बच्चों। कहां पर प्लेन क्रैश हुआ था बच्चों, तो फ्रांस के अंदर एक जगह है नाइट ईगल्स नेस्ट इन माउंट मोंट ब्लैंक, फ्रांस के अंदर है बच्चों ये, ठीक है, ये वो जगह आप देख सकते होंगे। और यहाँ पर 2019 में भारत सरकार ने जो इनके नाम पे समाधि स्थल भी बनाया है, वो इस समाधि स्थल का नाम है बच्चों नाइट ईगल्स नेस्ट इन माउंट ब्लैंक, ये चोटी का नाम है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जो इनका समाधि स्थल बनाया गया है। और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा बच्चों 1966 में इनकी जो है एयर इंडिया के विमान में जो है एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, और उस दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि जिस एयर इंडिया के विमान में थे उसका नाम क्या था बच्चों, तो उस एयर इंडिया विमान का नाम था बच्चों कंचनजंगा। क्या नाम था बच्चों, कंचनजंगा। उस जहाज का क्या नाम था, कंचनजंगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहला हमने देख लिया बार के बारे में, अगला हम देखने वाले हैं बच्चों कौन सा, अगला हम देखेंगे बच्चों इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, राइट। कहां पर है बच्चों, ये पड़ता है बच्चों कलपक्कम। कहां पर पड़ता है बच्चों, कलपक्कम। कहां पर है ये, तो तमिलनाडु में है। स्थापना कब हुई इसकी बच्चों, तो 1971 में हुई थी। ये आप देख सकते हैं, इनका ये लोगो है। तो IGCAR, राइट, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम, तमिलनाडु में पड़ता है। स्थापना कब हुई इसकी, तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1971 में। कब स्थापना हुई, तो 1971 में, राइट। अच्छा भाई, ये क्या करते हैं बेसिकली, तो कामिनी इज ए 30 किलोवाट वर्ल्ड फर्स्ट न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर इन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम। क्या कहते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं बच्चों, तो ये क्या जो है प्रोवाइड करवाते हैं, क्या प्रोवाइड करवाते हैं, जो न्यूट्रॉन जो सोर्स हैं, ठीक है, जो न्यूट्रॉन है उसे प्रोवाइड करवाते हैं। इनका मेन काम क्या है, न्यूट्रॉन प्रोवाइड करवाना। 30 किलोवाट क्षमता वाला ये रिएक्टर थोरियम चक्कर पर आधारित है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 का उपयोग किया जा रहा है, और ये जितना ईंधन जलाता है उससे कहीं अधिक ईंधन उत्पादन करता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये भी एक रिएक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है बेसिकली, यूरेनियम 233 जो है इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। और कमाल की बात क्या है यहाँ पर कि जितना ये बनाएगा, जितना ये एनर्जी, जितना ये जो कहना फ्यूल यूज करेगा, उससे कहीं गुना ज्यादा ये क्या करता है, खुद बना देता है बच्चों, है ना, उतना ईंधन जो है ये बना देता है। क्लियर है इतना मुद्दा, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं।
अगला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, अगला है बच्चों राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। क्या कहता है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, RRCAT। क्या नाम है, RRCAT। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है इसका हिंदी में क्या कहेंगे, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र RR कोट, ठीक है, इंदौर में। और कहाँ पर कब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, तो 1984 में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो यही है, इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यही है कि भैया किसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बस वही है जो मैंने आपको बार्क बताया, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन बाकी के बारे में आपको हेड ऑफिस वगैरह पता होने चाहिए, राइट। तो नॉन न्यूक्लियर फ्रंट लाइन रिसर्च एरियाज फॉर लेजर्स, पार्टिकल एक्सेलेरेटर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ये क्या करता है बच्चों, ये जो लेजर्स होती हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में यूज होती हैं, लेजर्स हो, ठीक है, पार्टिकल एक्सेलेरेटर हैं या उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, ये वो मुहैया करवाता है बच्चों। इसका मेन काम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बता देना मैंने आपको कि भैया इनके जो है अलग अलग काम रहते हैं, इनके अलग अलग काम रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से इसका काम क्या है, लेजर्स, पार्टिकल एक्सेलेरेटर और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, VECC। क्या कहता है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, VECC। कहां पर है बच्चों, ये कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, right. It provides proton, deuteron, alpha particle and heavy ion beams for various energies to other institutions। क्या कहता है ये, क्या क्या उपलब्ध करवाता है बच्चों, तो प्रोटॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण और जो विभिन्न जो ऊर्जाएं हैं उन सबके जो आयन बीम है उनको जो है क्या करता है, ये प्रदान करवाता है, राइट। इसके अंदर में 224 सेंटीमीटर साइक्लोट्रॉन स्थापित है, राइट। और भारत में अपने तरह का पहला है, यानी कि क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहला जो है साइक्लोट्रॉन कहां पर स्थापित है, तो मुझे कलकत्ता में स्थापित है। इससे अलग अलग ऊर्जा वाले प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और अन्य भारी आयन के किरण पुंज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पांचवा, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD बोल सकते हैं, हैदराबाद में बच्चों ये एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, है ना, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, AMD हैदराबाद में बच्चों। कब स्थापना हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, 1948 में जो इसकी क्या की गई थी बच्चों, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट छठा कौन सा बच्चों, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, कहां पर है, बहादुरगढ़ में है बच्चों, बहादुरगढ़ हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों दैट्स इट, तो यही मेन संगठन थे बच्चों। ठीक है, मैंने आपको मेन बता दिया। मेन तो सबसे ज्यादा जो है बच्चों बार्क है। और दूसरी बात बच्चों, आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, आपको ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। सबसे ऊपर एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी होता है, R&D इंस्टीट्यूशन, R&D ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ ली इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज पढ़ेंगे, और साथ में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।